हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 5 जो हमारे लोक प्रशासन के सिद्धांत थे, ये उपागम थे, इनके बारे में अध्ययन कर लिया है। ये हमारा छठा उपागम या फिर हमारे सिद्धांत, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ये उपागम क्या करता है, समाज या फिर किसी संगठन को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। जो भी है, समाज को देख लो या फिर किसी संगठन को देख लो, उसको क्या है, एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है, जिसकी क्या है, विभिन्न भाग मतलब संरचनाएं एक साथ कार्य करते हुए प्रणाली के समग्र अस्तित्व और स्थिरता को बनाए रखने में योगदान करते हैं, मतलब प्रकार्य। तो देख सकते हैं हम इसको, दो चीजें, एक तो संरचना है और एक प्रकार्य है। एक तो क्या है, विभिन्न भाग है, मतलब संरचनाएं जो एक साथ कार्य करते हुए क्या है, प्रणाली के समग्र अस्तित्व और स्थिरता को बनाए रखने में योगदान करते हैं। समर्थक की बात करें, जो हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के समर्थक कौन कौन है। समर्थक की बात करें तो इस उपागम के प्रमुख समर्थकों में फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, एफ डब्ल्यू रिक्स, डेविड एप्टर और गैब्रियल आमंड, ये तो हमारे इसके समर्थक रहे हैं। अन्य नाम की बात करें इसके, तो इस सिद्धांत को व्यवस्था विश्लेषण उपागम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? व्यवस्था विश्लेषण उपागम या सिस्टम एनालिसिस अप्रोच भी इसको कहा जाता है। बात करें, इसमें दो शब्द पढ़े हमने। दो शब्द कौन कौन से? एक तो हमारे स्ट्रक्चर हो गया और एक फंक्शनल हो गया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स की बात करें, जिन्हें संरचनाएं कहते हैं। तो इस उपागम में क्या है, संरचनाएं दो प्रकार की होती है। इस उपागम के अनुसार क्या होता है कि संरचनाएं दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी प्रत्यक्ष संरचना होती है और एक होती है अप्रत्यक्ष संरचना। प्रत्यक्ष संरचना की बात करें तो वे संरचनाएं होती है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिनकी पहचान आसानी से की जा सकती है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, विभाग, मंत्रालय, अस्पताल, पुलिस स्टेशन। तो इस तरह ये चीजें क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पुलिस स्टेशन जाना है तो आंखों से भी हम देख सकते हैं पुलिस स्टेशन है, या फिर ये हमारे अस्पताल है, ये मंत्रालय है, ये महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज। तो इन सब चीजों को पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संरचना क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरा आता है हमारा अप्रत्यक्ष संरचना, जिसे हम कहते हैं लेटेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये वो संरचनाएं होती है जो सीधे रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन निश्चित रूप से किसी प्रणाली या संगठन में मौजूद होती है और कार्य करती है। जैसे सत्ता, सत्ता की बात करें, जैसे हमारे सरकार, सत्ता, किसी शिक्षा का शिक्षण कौशल, जैसे हमारे टीचर है, टीचर को टीचिंग करना आता है, लेकिन टीचिंग को कह तो नहीं सकते कि ये क्या चीज है। तो इसको अप्रत्यक्ष संरचना कहेंगे। जैसे हमारे सामाजिक मानदंड होते हैं, अनौपचारिक समूह होते हैं, ये सब क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष संरचना के रूप में मौजूद होते हैं। बस ये क्या सीधे सीधे दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा हमारा फंक्शनलिटी मतलब प्रकार्यात्मकता की बात करें, तो प्रकार्यात्मकता से तात्पर्य उन परिणामों से जो किसी संरचना में से प्राप्त होते हैं। जैसे कोई संरचना है, संरचना से जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मकता कहते हैं। और प्रकार्यात्मकता भी दो प्रकार की होती है। एक तो हमारा प्रकट कार्य होते हैं और एक कौन से कार्य होते हैं, गुप्त कार्य होते हैं। प्रकट कार्यों की बात करें तो ये वो परिणाम होते हैं जो संरचना के द्वारा इच्छित, मान्यता प्राप्त और अपेक्षित होते हैं। जैसे कुछ संरचना बनाई, जैसे विश्वविद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई या फिर अस्पताल बनाया, तो वहां से हम क्या उम्मीद करते हैं कि भैया अस्पताल से हमें बेहतर इलाज मिलेगा। तो प्रकट कार्य साफ साफ देखने से पता चल जाता है। कोई स्कूल है, कॉलेज है, ये हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है। तो ये प्रकट कार्य है, मैनिफेस्ट फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमें वो संरचना के द्वारा इच्छित, मान्यता प्राप्त, अपेक्षित होते हैं ऐसे परिणाम। और ये स्पष्ट और जानबूझकर किए गए कार्य होते हैं कि भैया हमें शिक्षा देनी है, स्कूल खोल दो, बड़ी शिक्षा देनी है, कॉलेज खोल दो। क्यों? क्योंकि स्पष्ट जानबूझ के किए गए कार्य होते हैं। जैसे कि हमारे एक विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकट कार्य क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना, अनुसंधान करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जैसे स्कूल है, कॉलेज है, तो ये शिक्षा प्रदान करने का ही कार्य करता है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करता है। दूसरे कार्य क्या होते हैं, गुप्त कार्य होते हैं। दूसरे कार्य क्या होते हैं, गुप्त कार्य होते हैं। इसीलिए प्रकार्यात्मकता को दो भागों में बांटा बांटा जाता है। एक तुम्हारा प्रकट कार्य और दूसरा गुप्त कार्य। बात करें गुप्त कार्य की, तो ये वो परिणाम होते हैं जो अनचाहे, अनपेक्षित, अनजाने में होते हैं, लेकिन फिर भी किसी संरचना के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। संरचना बनी और उससे वो परिणाम जो हमने पहले तो तय नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उत्पन्न हो गए, अनपेक्षित थे, अनजाने में उत्पन्न हो गए, ये हमारे गुप्त कार्य, ये लेटेंट फंक्शंस होते हैं। ये परिणाम क्या होता है, अक्सर समाज या प्रणाली के लिए अप्रत्याशित होते हैं। मतलब कई बार पहले से पता नहीं होता कौन कौन से परिणाम निकलेंगे। उदाहरण के लिए देखें तो एक यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय का गुप्त कार्य क्या होता है, जैसे छात्रों के बीच सामाजिक नेटवर्क बनाना, विवाह के लिए साथी खोजना। कई बार क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या आपस में शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि भैया जैसे लव बर्ड्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक विचार है इनका प्रसार करना हो सकता है कि कॉलेज के अंदर शिक्षा के अलावा बहुत सारे जो सामाजिक विचार है इनका आदान प्रदान भी हो जाता है।
जो सीधे तौर पर शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। तो ऐसे करके बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। फिर बात करें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की मान्यता और विशेषताओं के बारे में देखें। तो इसके अनुसार क्या है, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक संरचनाएं होती है। कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो, जैसे हमारे कोई संगठन हो, समाज हो, तो उसमें क्या है, बहुत सारी, ये कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि क्या है, बहुत सारी परस्पर संबंधित संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। आपस में जुड़ी हुई संरचनाओं से मिलकर एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था बनती है। प्रत्येक संरचना से जुड़े हुए कुछ प्रकार होते हैं। प्रत्येक संरचना का कोई ना कोई उद्देश्य या परिणाम होता है। बिना कोई किसी उद्देश्य से कोई भी संरचना बनाई नहीं जाती। जैसे इलाज करना है तो अस्पताल बनाया है। अब अस्पताल का मतलब कोई बिल्डिंग तो है नहीं, कि कोई उद्देश्य नहीं है और फिर भी बना दिया, ऐसा नहीं होता है। जिसके लिए वह कार्य करती है। तो प्रत्येक संरचना और प्रकार्य का आपस में संबंध होता है। संरचनाएं और उनके प्रकार क्या है, एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि वे एक जटिल वेब का मतलब होता है जैसे मकड़ी का जाला होता है, जाले को अंग्रेजी में वेब कहते हैं। तो इस तरह से गुथे हुए होते हैं। एक संरचना का प्रकार दूसरी संरचना को प्रभावित कर सकता है। क्या एक संरचना का प्रकार है वो दूसरी संरचना को प्रभावित कर सकता है। जैसे पुलिस स्टेशन का प्रकार क्या है, न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है कि पुलिस स्टेशन ठीक तरह से काम ना करे, जो सबूत है उनकी जांच ठीक तरह से ना करे, तो न्याय व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार एक संरचना का प्रकार दूसरी संरचना को प्रभावित कर सकता है। प्रत्येक संगठन तब तक क्या है संरचना नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका कोई विशेष प्रकार्य न हो। किसी भी इकाई को संरचना तभी माना जाएगा जब कोई विशेष उद्देश्य या कार्य हो और जो वह व्यवस्था में पूरा करती हो। ऐसा नहीं है तो उसे संगठन में संरचना नहीं माना जाएगा। प्रत्येक संरचना में क्या उसकी आवश्यकता और औचित्य हेतु क्या कुछ प्रकार्य होते हैं। मतलब कि संरचनाओं का अस्तित्व केवल इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि वे व्यवस्था के लिए कुछ आवश्यक कार्य, जरूरी कार्य करते हैं, जो उनके औचित्य को सिद्ध करता है। अब बात करें इस जो उपागम है, तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी है। आलोचनाओं की बात करें तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की कुछ आलोचनाएं जो है कि बाह्य पर्यावरण के प्रभाव को समझने में असमर्थ है ये। ये क्या है? बाह्य पर्यावरण है, उसके प्रभाव को समझने में असमर्थ है। तो ये उपागम यह बताने में असमर्थ रहा है कि कोई संगठन या फिर सामाजिक व्यवस्था किस तरह से बाह्य पर्यावरण, जैसे हमारा आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक दबाव, सांस्कृतिक प्रभाव, इनसे भी प्रभावित होता है। यह अक्सर क्या बंद प्रणाली की धारणा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रखता है। इसीलिए कहा गया है कि बाह्य पर्यावरण के प्रभाव को समझने में असमर्थ है ये उपागम। फिर गुप्त कार्य को निश्चित करना कठिन है कि गुप्त कार्य तो वही प्रकट कार्य तो दिख रहे हैं, लेकिन जो गुप्त कार्य है उनको पता लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। किसी संरचना के गुप्त कार्यों को निश्चित करना एक कठिन कार्य होता है। ये परिणाम क्या होते हैं? अप्रत्याशित और अक्सर क्या होता है? अमूर्त होते हैं, जिससे इन्हें पहचानना, मापना और विश्लेषण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर बात करें स्थिरता पर अधिक जोर और परिवर्तन की उपेक्षा। आलोचकों का तर्क होता है कि ये उपागम क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और संतुलन पर बहुत अधिक जोर देता है। तो ये उपागम क्या करता है, जो सामाजिक व्यवस्था है इसकी स्थिरता और संतुलन पर बहुत ज्यादा जोर देता है और सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष और विचलन की जो व्याख्या है इसको करने में अक्सर कमजोर पड़ जाता है। तो ये चीजें बता नहीं पाता, क्या क्या सामाजिक परिवर्तन नहीं बता पाता, संघर्ष, ये विचलन क्यों हुआ, इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। बात करें रूढ़िवादिता और यथास्थिति का समर्थन, तो ये क्या करता है, रूढ़िवादिता और यथास्थिति का समर्थन की बात करें तो कुछ आलोचक इसे रूढ़िवादी मानते हैं। क्यों? क्योंकि मौजूदा जितनी भी संरचनाएं हैं और उनके कार्य को वैध ठहराने की प्रवृत्ति रखता है कि भैया ये चीजें तो सही है, जिससे क्या सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने लोक प्रशासन का एक उपागम या सिद्धांत जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।